बिल्कुल, अनुज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, संपादक हैं एकेटीके के। अनुज, प्रश्न आपसे यही है कि जिस तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, मात्र 40 सेकंड से भी कम का वो प्रोमो था, जिसके सार्वजनिक होने के बाद से ही आपको खतरा महसूस होने लगा। आप अगर 1 घंटे का शो तो बहुत बड़ी बात है, आपको सिर्फ 40 सेकंड के प्रोमो से ही वो सारी चीजें दिख गई, आपका अस्तित्व डोलने लगा, डिगमगाने लगा। तो आखिर 1 घंटे के शो में क्या होता, और यही खौफ उन पूरे तमाम आतताइयों के मन में है, उनके दिल में है, जो चाहते हैं कि ये शो प्लेटफॉर्म पर ना आए, ये शो सार्वजनिक ना हो। प्रतिक्रिया आपकी पहली। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसमें क्या कहा गया है, सुरेश चौहान जी के द्वारा कहा गया है यूपीएससी जेहाद के बारे में, यानी कि कार्यपालिका की जेहाद के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। उसमें 30-40 सेकंड का वो ट्रेलर है और उसके अंदर उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आ जाती है, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत कुछ कहा गया है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या मैं सुरेश चौहान जी के साथ खड़ा हूं या मैं सुरेश चौहान जी के खिलाफ खड़ा हूं। तो द पॉइंट इज कि अभी वो जो पूरा टेलीकास्ट है वो हुआ ही नहीं है, वो टीवी पे आया ही नहीं है। आपने उसे पहले ही रोक दिया है बाई सेइंग के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो जिसे गर्भ हत्या कहा जाता है वो करते हुए। तो जब तक वो टीवी पर आया ही नहीं है, उसमें फैक्ट एनालिसिस एविडेंसेस कुछ दिए ही नहीं गए हैं, तो ना मैं उसके साथ खड़ा हूं ना मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये बेसिकली रोका कैसे गया है? रोका गया है जेएनयू, माफ कीजिएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके कुछ छात्र संगठनों का जो ग्रुप है वो जाता है कोर्ट में और वो इसका स्टे ऑर्डर लेकर आता है। लेकिन अगर हम जामिया मिलिया के बारे में सोचें, जामिया मिलिया बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि जामिया इस्लामिक नेशन। और इस जामिया मिलिया के बारे में देखिए, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट या फिर जनरलाइज स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूं कि किसी को भी एक रंग से रंग दिया। जामिया में भी अच्छे खासे स्टूडेंट निकलते हैं, जामिया एज ए यूनिवर्सिटी इट्स ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पर 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट में लिफ्ट स्टूडेंट्स निकले हैं जिनको जामिया ने बाद में सस्पेंड किया है। लेकिन चलिए हम यूपीएससी कार्यपालिका जेहाद जिसको कहा जा रहा है उस पर भी थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है। आपके शो के बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि वो टेलीकास्ट नहीं किया गया है, लेकिन जितना मेरी रिसर्च कहती है तो ज़कात फाउंडेशन का नाम हम सभी ने सुना ही है। ज़कात फाउंडेशन ज़कात फाउंडेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ज़कात फाउंडेशन जो था वो उसने अपनी वेबसाइट पर ये डिटेल्स डाली हुई है कि 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे वजह से, हमारी हेल्प की वजह से वो यूपीएससी क्लियर कर पाए हैं। अनुज, उसी का तो काला चिट्ठा हमने खोला है पहले। ज़कात की हर एक सच्चाई को हम सामने लाए हैं, तभी तो उनको डर सता रहा है। जी, मैं ज़कात के बारे में थोड़ी सी और बातें कहना चाहूंगा। ये जो चलिए आपने अच्छा किया कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प की, बिकॉज मुस्लिम जो जनसंख्या है उसके अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी ऐसी है जो पढ़ी नहीं है या पढ़ना ही नहीं चाह रही है। तो चलिए आपने कुछ हेल्प की है, मैं मान लेता हूँ इस चीज को। लेकिन ज़कात क्या है? बेसिकली ज़कात के बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ज़कात फाउंडेशन 13 लाख रुपए रिसीव करती है मदीना ट्रस्ट से, जो कि एक एंटी इंडिया ट्रस्ट है। 15 अगस्त और 3 सितंबर 2019 को वायलेंट प्रोटेस्ट करती है इंडियन हाई कमीशन इन यूके। मदीना ट्रस्ट यूके ये काम करती है। इसके अलावा ज़कात फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं इस समय, उनके जाकिर नायक के जो फाउंडेशन थी जिसका नाम था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, ये 2012 से 2016 तक इसके साथ जुड़े रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। और इसके अलावा मौलाना कासिम ये काउंसिल मेंबर हैं ज़कात फाउंडेशन के। इनकी स्टेटमेंट में आपको बताना चाहूंगा, ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि जो इनकी स्टेटमेंट आती है कि भाई भारत में जो हिंदू समुदाय रहता है ना, उनको हमें नरक की आग से बचाना है, तो हमें सारे हिंदू समुदाय को कन्वर्ट कर देना होगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि ज़कात फाउंडेशन जो एक आइडियोलॉजी रखती है वो किन स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसमें मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, आई डोंट नो शो में क्या दिखाया जाएगा क्या नहीं दिखाया जाएगा। फैक्ट और एविडेंस के हिसाब से उसका सपोर्ट होना चाहिए। एक प्रश्न अनुज यहाँ पर भी है कि मुसलमान शब्द बोलने पर आपत्ति है कि इतने मुसलमान आखिर क्यों सिलेक्ट किए जा रहे हैं आईएएस और आईपीएस में? ये हमारा प्रश्न था, तो उनको ये प्रश्न से आपत्ति है। भाई, जब किसी भी कोई भी चुनाव होता है
तो आप वहां पर लेकर बैठते हो सूची की नहीं कि इतने मुसलमान हैं, इतने हमको यह नहीं मिला, या आरक्षण मांगते हैं आप, तब कहते हैं अल्पसंख्यक आरक्षण आपको चाहिए क्योंकि हम इतने प्रतिशत मुसलमान हैं, तो वहां पर आपको मुसलमान शब्द से कोई आपत्ति नहीं है। और क्या मुसलमान शब्द इतना खराब है? अगर आप मानते हैं खराब है तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए, इट इज नॉट अबाउट मुसलमान, हिंदू, दलित, SC ST, या ये बेसिकली एक यूनिफॉर्मिटी की बात है। यदि आप कहिए तो किसी के लिए भी नहीं कहिए, यदि आप कहिए तो सबके लिए कहिए, ये यूनिफॉर्मिटी की बात है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा। जो शेखर गुप्ता हैं, एलीट पत्रकार हैं, बड़े गिल्ड के एडिटर हैं, 1 अगस्त 2018 को ये जो स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं बीजेपी में सिर्फ ब्राह्मण बनी है। शेखर गुप्ता जनवरी 2018 में स्टेटमेंट देते हैं, लालू से ए राजा तक सिर्फ जो दलित हैं, SC ST हैं या फिर OBC हैं, उनको ही सलाह दी जाती है, वही क्रिमिनल जो उनको ही प्रूव किया जाता है। शेखर गुप्ता स्टेटमेंट देते हैं अप्रैल 2018 में, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दलित जज नहीं बनते हैं। इस प्रकार की उनकी स्टेटमेंट आती है, सिर्फ अप्रकाश जज बन रहे हैं। 16 जुलाई 2018 को राजदीप सरदेसाई जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में जो है आज तक 1947 से आज तक सिर्फ 4 दलित क्रिकेटर रहे हैं। तो जब आप इस प्रकार की चीजों में ये सारी काउंटिंग कर सकते हैं तो बाकी समुदाय के साथ भी की जा सकती है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक और आपको बहुत बड़ी चीज बताने का यहाँ पर पॉइंट आता है कि 2018 में ही ये सारी स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन क्यों दी गई है? क्योंकि 2018 के अंदर कुछ ऐसे इलेक्शंस आते हैं जहां पर आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन से 2018 में सारे स्टेट के, जहां पर SC शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। बिल्कुल, अनुज वापस आते हैं, अनुज वापस आते हैं। एक पॉइंट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो पॉपुलेशन है वो SC और ST की काफी है। मध्य प्रदेश के अंदर करीब 30-35% पॉपुलेशन जो है इन दोनों कम्युनिटी से आती है। जी बिल्कुल। अनुज, आपके पास आऊंगा। प्रश्न यही है कि जाहिर सी बात है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि शो को देखने से पहले ही आखिर उस पर बैन लगाना कितना उचित है, क्योंकि अभी तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी शो के प्रसारण से पहले ही उसको बैन किया गया, उस पर स्टे लाया गया बिना उसको देखे हुए। समझ में आ रहा है क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और एकदम से शो के सिर्फ प्रोमो के दूसरे ही दिन से ये लोग शुरू हो जाते हैं और कोर्ट चले जाते हैं और उस शो को रुकवाया जाता है। लगता है कि बिल्कुल ठीक जगह पर उसकी पूंछ दबी नजर आ रही है, बिल्कुल सही जगह पर वार किया गया है। गए हैं कुछ लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं वो बात सही दिखती है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रायोजित तरीके से इस पूरे शो को रोका गया है, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को मान सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी टोटलिटी में बात करें तो शुरुआत ये हुई थी कि एक प्रोमो आता है 40 सेकंड का, उसमें कहा जाता है UPSC जेहाद, और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक लॉबी होता है, एक इकोसिस्टम होता है जो इसके पूरे चारों तरफ चक्रव्यूह बुनना शुरू कर देता है। अब इनका आरोप ये था कि भाई हेट फैलाई जा रही है, इस वजह से इस शो को रोक देना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि आप एटलीस्ट शो को चलने दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए एविडेंस और फैक्ट के बेसिस पर। अगर उसमें फैक्ट हैं तो भाई उसको मानिए। अगर हम गलत दिखाते हैं तो हम पर मुकदमा करने की आप बिल्कुल अधिकार रखते हैं। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप गलत दिखा रहे हैं तो भाई उसको मुकदमा करिए, क्रिटिसाइज करिए, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन अगर सही दिखा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये एक इकोसिस्टम होता है। और आप ये देखिए कि बुरहान वानी को अगर आप भगत सिंह से कंपेयर करते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप जो याकूब मेमन है उसकी फांसी हो जाती है और जो कोर्ट है उसके फैसले को गलत कहते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भारत माता को डायन कहा जाता है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कि है। आप कह सकते हैं, पूर्णतः मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन साथ ही साथ आपके खिलाफ फिर प्रोटेस्ट भी होंगे। इसी तरीके से सुदर्शन के केस में भी यदि आपका जो शो है उसके अंदर कुछ गलत है तो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। आप जो दिखा रहे हैं सही है तो उसके खिलाफ भाई उसके जो साथ मैं खड़ा हूं और उसका संज्ञान भी लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इकोसिस्टम है, लॉबी है, वो किस प्रकार से काम करती है। आप एक प्रोमो लेकर आते हैं, एक शो लेकर आते हैं, तो कुछ संगठन जो होंगे वो उसको कोर्ट में ले जाएंगे। उसके बाद जो एक पूरी लॉबी है उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर या फिर सड़कों पर प्रोटेस्ट चालू कर देगी, आपको हिट मॉन्गर बोलना चालू कर देगी। लेकिन जब दूसरे लोग इसी प्रकार की बातें करेंगे, कहेंगे कि भाई SC ST जो हैं उनको तो जेल में डाला जा रहा है, वो ही क्रिमिनल घोषित किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें नहीं आएंगी। तो ये जो दोहरा मापदंड है, मैं इसके खिलाफ हूं। एटलीस्ट शो को ऑन एयर जाना चाहिए था और उसके बाद एविडेंस बेस्ड बात होनी चाहिए थी। मैं इस बात के पक्ष में हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो पत्तलकार ही हैं और वो कहां पर पत्तलें चाटते हैं वो भी पूरा देश जानता है।
जी अनुज, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ बोलिए। डिस्कशन यहाँ पर अभी आया था जाकिर नायक के विषय में। जाकिर नायक वो व्यक्ति हैं जिनको 2016 में ढाका में एक आतंकवादी हमला होता है एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें व्यक्ति को ये पूछते हुए गोली मारी जाती है कि आप काफिर हो, आप मोमिन हो, आप क्या हो। और जो काफिर होते हैं उनको गोली मार दी जाती है, और जो आतंकवादी होते हैं वो बाद में कहते हैं कि हम जाकिर नायक जो है वो हमारे लिए एक गुरु की तरह हैं। और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जो रॉट है ना वो इस पूरे मामले से बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों का जो ध्यान है उस तरफ लेकर जाना चाहूंगा। 1973 में एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है रमजान का युद्ध। उसके 2-3 नाम और हैं, लेकिन एक फेमस नाम है रमजान का युद्ध। उसके अंदर कुछ पार्टीज होती हैं, जैसे कि इजराइल वर्सेस 10 अरब नेशन। उनके अंदर जो जॉर्डन, सीरिया और इस प्रकार के जो देश होते हैं वो मेन होते हैं, लेकिन पीछे से 6-7 अरब देश और उनका सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इजराइल को एक मोरल सपोर्ट मिल रहा होता है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि अरब देशों में जो संगठन है वो एक संगठन बनाते हैं और तेल के दाम को $3 प्रति बैरल से बढ़ाकर $12 प्रति बैरल कर देते हैं, और 4 गुना प्राइस इस तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं। और जो तेल का प्राइस है वो बढ़ जाता है, और जो धन होता है वो, बिकॉज उस समय कोई और एनर्जी थी नहीं ज्यादा, सोलर एनर्जी या फिर कोई और एनर्जी, तो तेल जो था सबको जरूरी था उस समय। तो हर जगह तेल के प्राइस बढ़ जाते हैं, और जो सऊदी है और इस प्रकार के देश हैं उनके पास बहुत पैसा आने लग जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ शुरू होता है, इसके साथ शुरू होता है इस्लाम, जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से माना जाता था उसका वहाबीकरण शुरू कर दिया जाता है, और एक प्रोडक्ट की तरह इस्लाम को एक उसका यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। सऊदी के ही प्रकार के डॉक्ट्रिन, एक ही प्रकार के टैक्स, एक ही प्रकार की चीजें सम्मिलित की जाती हैं। भारत के अंदर भी, और भारत के अंदर भी वही सब किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए अगर सुदर्शन जैसी कोई आवाज उठती है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। मैं यहाँ पर एक मिनट और लूंगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर भी जो भी मुस्लिम पॉकेट होती है उसके अंदर एक इमारत क्रिएट की जाती है, मस्जिद क्रिएट की जाती है, या फिर ऑफिसेस क्रिएट की जाती हैं जिनको सेंट्रलाइज किया जाता है। और वो सेंट्रलाइज जो इंडियन है वो आगे ऑपरेट करता है सऊदी के साथ, और ये पूरी दुनिया में इस प्रकार का किया जाता है क्योंकि सारा पैसे का खेल है। तो इसके बाद ही आप देखिए जो हमारे जो दादियां, आप मानेंगे ना, वो ओढ़नी ओढ़ती थी। जी अनुज, चूंकि हमारा समय जो है वो धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद अनुज भारद्वाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।